वेलकम टू लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का, जिसको राजनीतिक पुनरुत्थान भी बोल सकते हैं हम। उसका नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट आपने पढ़ा। अब इसको चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आपातकाल की पृष्ठभूमि। तो आपातकाल की पृष्ठभूमि यानी कि जो इमरजेंसी जो लगाई गई, तो किस सिचुएशन में लगाई गई थी उसके बारे में। 1967 के बाद से क्या था कि जो पॉलिटिक्स थी, इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। क्या चेंजेस आ रहा था? सबसे पहले आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कांग्रेस ओ आर जो थी वो अलग अलग हो गई थी, है ना। तो कांग्रेस आर की फिर क्या होती है, 1971 में सरकार बनती है जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आ रहे थे। उसके बाद क्या है, इंदिरा गांधी जो है वो ज्यादा लोकप्रिय हो रही थी। उनका मतलब कद जो है कह सकते हैं बड़ा हो रहा था, बहुत ज्यादा जनता के बीच में ज्यादा प्रसिद्ध हो रही थी, ठीक है। उसके बाद है कि इस समय में क्या है, न्यायपालिका और सरकार, इन दोनों के बीच में लड़ाइयां चल रही है, तनाव चल रहा है, ठीक है। कुछ बातें हैं जो न्यायपालिका बोलती हैं कि ये सरकार का अधिकार नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें आप पढ़ोगे संविधान संशोधन की बात करेंगे हम इसमें, जब ये न्यायपालिका वाला टॉपिक आएगा इसके अंदर, तो उसमें करेंगे कि हाँ संविधान संशोधन करने की बात चल रही थी। तो उसमें कैसे कैसे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और मतलब कांग्रेस और न्यायपालिका दोनों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कैसे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कैसे क्या क्या तनाव चल रहा है, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तनाव चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस के जो विपक्षी दल हैं, उनको ये लग रहा होता है कि जो कांग्रेस है, जो पार्टी है जो शासन चला रही है, वो जो उनके अंडर में काम करने वाले जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उनका वो क्या है, पर्सनल यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसमें भी पढ़ोगे कि इंदिरा गांधी के ऊपर ये केस चल हुआ था कि 1971 में उन्होंने क्या किया था, कि उन्होंने क्या किया है, वहां पर अपने एरिया में इलेक्शन के टाइम पे चुनाव जीतने के लिए उन्होंने किसी प्राइवेट लोग, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इस्तेमाल किया अपने प्राइवेट काम के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो ये थी एकदम पूरी पृष्ठभूमि, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक संकट। अब आर्थिक संकट यानी कि अब इलेक्शन होते हैं 1971 में, तब क्या है, कांग्रेस ने कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। लेकिन क्या होता है, गरीबी आज तक हटी नहीं, है ना। गरीबी हटाओ का नारा दिया लेकिन गरीबी कभी हटी ही नहीं। तो इसमें क्या होता है कि उस टाइम पे 1971 के बाद में जो बांग्लादेश युद्ध होता है, बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलग होने के लिए जो युद्ध चलता है, तो उसमें क्या, भारत किसको सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को। तो उस युद्ध में भी क्या था, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी थोड़ी खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि युद्ध में खर्चे होते हैं, तो उसके वजह से क्या था, हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उसके बाद बांग्लादेश के कुछ लोग भारत में आ गए थे, बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए थे जो रह रहे थे, तो उनका खर्चा उठाना, ठीक है। तो सरकार के ऊपर क्या था, ये सारे बोझ थे एक तरीके से, कि इनके सरकार के ऊपर ये समस्या आ गई थी, आर्थिक संकट इसी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, उत्पन्न होना शुरू हुआ। उसके बाद अब इसके साथ में क्या हुआ कि अमेरिका ने भी क्या किया, भारत की मदद करना बंद कर दिया। किसी भी तरीके की जो हेल्प करता था अमेरिका, उसने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, पाकिस्तान को। तो क्या हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, अमेरिका ने भारत को हेल्प करना बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाते हैं, लगभग 30% तक बढ़ जाते हैं, 30% तक, ठीक है। तो तेल महंगे हो जाएंगे तो फिर हर चीज महंगी हो जाती है, ये भी पता है। उसके बाद 1972 से 1973 का जो पूरा साल था, उस साल में, पूरे इन सालों में, एक साल में क्या था, मानसून का क्या था, असफल हुआ। मानसून असफल हो गया, यानी बारिश ही नहीं हुई। बारिश नहीं हुई तो क्या हो गई, खेती खराब हो गई, लोगों की फसलें खराब हुई। अब फसलें खराब हुई तो कृषि को नुकसान हुआ, कृषि को नुकसान होगा तो देश को भी नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, है ना। महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी फसलें कम है। अब फसलें कम है तो महंगाई बढ़ेगी, डिमांड ज्यादा है। तो क्या होगा, इसके वजह से क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है पूरे देश में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग आंदोलन होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद इसी में मार्क्सवादी जो अलग अलग जो बनती हैं, ग्रुप्स बनते हैं मार्क्सवादी, है ना, जैसे नक्सलवादी ग्रुप, ये सारे ग्रुप बनना शुरू होते हैं जो हथियारों से सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसमें। अब हमारा अगला टॉपिक है गुजरात आंदोलन। गुजरात में छात्रों का आंदोलन शुरू होता है, ठीक है। इससे पहले जो हम आर्थिक संकट पढ़ रहे थे, उस टाइम पे आर्थिक संकट से जो खर्चे हैं, सरकार ने क्या किया था, खर्चे बचाने के लिए ना ये भी कर दिया था कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स थे, जो सरकारी नौकरी वाले लोग थे, उनकी कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी थी, उनकी सैलरीज रोक दी थी, ठीक है। ये काम किया था उन लोगों ने उस टाइम पे, ठीक है, ताकि बोझ कम पड़े सरकार पे। इसके लिए फिर वहां के जो कर्मचारी थे वो भी नाराज थे, ठीक है। तो अगला हमारा है कि भाई गुजरात में छात्रों का आंदोलन होता है। कब होता है? 1974 के जनवरी से शुरू होता है। किसके खिलाफ होता है भाई? महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती कीमतों के खिलाफ। क्या है?
ये आंदोलन शुरू किया जाता है छात्रों के द्वारा। अब ये जो छात्रों का आंदोलन है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाएंगी इनके साथ, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप भी आज के टाइम में भी देख सकते हो कि कोई भी आंदोलन होता है, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, बट क्या है उसमें पॉलिटिक्स के लोग जरूर घुसते हैं, पॉलिटिशियन जरूर आते हैं और पॉलिटिशियन ही बड़ा बना देते हैं किसी भी एक छोटे से मुद्दे को। उसके बाद है वहां पर क्या किया गया, इन सारे चीजों को, आंदोलन को इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लग गया। और उसके बाद ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कांग्रेस की विपक्षी दल थी, वो क्या है, वो डिमांड करने लगी कि वहां पर क्या हो, वहां पर किसकी वहां पे जो सरकार है वो गिरे, विधानसभा के इलेक्शंस दोबारा से कराए जाए। जिसमें क्या होता है, जो दोबारा इलेक्शन होते हैं कब, 1975 जून में, ठीक है, इलेक्शन होते हैं जिसमें कांग्रेस हार जाती है। इस आंदोलन में मोरारजी देसाई जो हैं वो भी बहुत मतलब आगे आते हैं और किसका, छात्रों का साथ देते हैं, स्टूडेंट्स का वहां पे साथ देते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, 1975 में जून में वहां पर चुनाव कराना पड़ता है और चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस पार्टी हार जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। गुजरात में छात्रों का आंदोलन होता है, उसके बाद क्या होता है, बिहार में भी आंदोलन शुरू होता है। 1974 जनवरी में गुजरात छात्रों का आंदोलन होता है। 1974 के मार्च में जो है वो किसका आंदोलन शुरू हो जाता है, बिहार के छात्रों का आंदोलन शुरू हो जाता है। अब बिहार के छात्र क्या करते हैं, जयप्रकाश नारायण को बुलाते हैं उनके आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण आते तो हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि ये आंदोलन अहिंसक होगा और ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में फैलना चाहिए। तो इस शर्त पे वो इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, वो संपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं, ठीक है, सबके साथ मिलकर संपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जब तक संपूर्ण क्रांति नहीं होगी तब तक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। तो ये जयप्रकाश नारायण कहते हैं। उसके बाद ये सारे आंदोलन चल रहे हैं, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की जाती है बिहार की सरकार पे, कि उस टाइम पे बिहार में किसकी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन पे दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई वो इस्तीफा दे, सरकार गिर जाए। बट वो इस्तीफा देने से मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन क्या होता है, ये आंदोलन है, इसका असर क्या है, पूरे भारतीय राजनीति में, पूरे भारत की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में पड़ने लगता है। अब उस पर असर पड़ने लगता है कैसे, क्योंकि इसमें क्या था ना, जयप्रकाश नारायण के साथ में बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि क्या था उस टाइम पे सरकार किसकी थी, सेंट्रल लेवल कांग्रेस आर की, है ना, लेकिन किस, जयप्रकाश नारायण के साथ कांग्रेस ओ और अलग अलग जनता दल, है ना, ये अलग अलग पार्टी जो है, वो क्या है, भारतीय बहुत सारी जो अलग अलग छोटी छोटी उस टाइम की जो पार्टी थी, ठीक है, वो क्या है, इनके साथ में शामिल हो जाती हैं, जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट करने लगती हैं। ठीक, अब क्या होगा, 1975 में जयप्रकाश नारायण जनता के द्वारा जो किया गया एक संसद मार्च था उसका नेतृत्व करते हैं और उसमें मतलब एक नेतृत्व देते हैं उनको कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद क्या होता है, जयप्रकाश नारायण को जो है, वो जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देख रही थी कि इंदिरा गांधी की जगह पे जयप्रकाश नारायण प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये गुजरात आंदोलन चला, छात्रों ने किया, बिहार आंदोलन किया, छात्रों ने किया। क्यों किया, महंगाई के खिलाफ, उस टाइम में भ्रष्टाचार के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि क्या था, फसलें खराब हुई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई, जिसके कारण क्या था, महंगाई बढ़ गई थी, गरीब जो थी वो गरीब जो लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तो इसके लिए छात्रों ने आंदोलन किया था। ठीक है, अब इस छात्र आंदोलन में क्या होता है, जो हमारे जयप्रकाश नारायण है वो रेलवे कर्मचारियों को भी बुलाते हैं, रेलवे कर्मचारियों को भी बोलते हैं कि आप क्या करो, हमारा साथ दो, इस आंदोलन में भाग लो और सपोर्ट करो। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, हम कैसे उन्होंने क्या सपोर्ट किया था। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में। इनका जन्म जो हुआ था 1902 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1979 में। ठीक है, अब जो ये जब यंग थे तो ये मार्क्सवादी थिंकिंग विचारधारा के थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव रह चुके हैं। ठीक है, ये उस टाइम पे उन्होंने मतलब इसकी स्थापना की इन दो पार्टियों की। उसके बाद क्या होता है, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन किया जाता है, जब अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, तो उसमें इन्होंने नेतृत्व किया था, एक नायक की तरह ये उभर कर उस आंदोलन में आए थे। ठीक है, अब क्या है, 1955 में इन्होंने क्या किया, सक्रिय राजनीति छोड़ी। उससे पहले नेहरू के जो क्या थे, ये एक उनकी जगह पे, जैसे अभी इन्होंने मैंने बताया आपको कि इंदिरा के विकल्प के रूप में देखे जा रहे थे, वैसे ही नेहरू के विकल्प के रूप में भी देखे जा रहे थे। ठीक है, और क्या होता है, नेहरू के विकल्प के साथ साथ ये क्या होता है कि ये नेहरू के साथ में मंत्रिमंडल में इनको ऑफर मिलता है काम करने के लिए भी। ठीक है, अब क्या है, 1959 में लेकिन ये क्या करते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं, राजनीति से दूर हो जाते हैं। 1955 से 1955 से ये राजनीति छोड़ देते हैं और
उसके बाद कभी आते हैं 1974 में, जब बिहार में छात्रों का आंदोलन होता है, तब ये बाहर फिर से आते हैं और उस आंदोलन का के नेता होते हैं बिहार आंदोलन के। उसके बाद आपातकाल जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसके विरोध में, इमरजेंसी के विरोध के प्रतीक माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, क्योंकि इन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था। उस टाइम पे इन्होंने रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे सरकार के खिलाफ, ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया, इमरजेंसी लागू कर दिया। तो इमरजेंसी के टाइम पे भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी भारत के इसमें हमें क्या है, इमरजेंसी से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों के लिए, ठीक है। तो ये था जयप्रकाश नारायण के बारे में। अब ये जो मैं बात कर रहा था आपसे 1974 में एक जो रेल क्या होता है, रेल कर्मचारियों का, रेलवे कर्मचारियों का आंदोलन होता है, ठीक है, कब 1974 मई में। किस लिए, बोनस वगैरह के डिमांड के लिए, ठीक है। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में आंदोलन शुरू होता है और वो अलग अलग डिमांड रखते हैं सरकार के सामने, ठीक है। अब क्या होगा, सरकार के सामने डिमांड तो रखते हैं, लेकिन सरकार इनके आंदोलन को अवैधानिक मानती है। क्यों, बोलती है किसी भी तरीके का लॉजिक ही नहीं है इनकी आंदोलन में, ये आंदोलन गलत है, ठीक है, ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, अवैधानिक बता देते हैं, ठीक। और सरकार क्या करती है, जो रेलवे लाइन है उनकी सुरक्षा में क्या लगा देती है, सेना को लगा देती है। अब सेना तैनात कर देती है और इनकी सारी बातें, एक भी बात मानने से मना कर देती है कि हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे। सरकार कहती है हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे, आपकी एक भी शर्त हम नहीं मानेंगे, आपकी कोई भी डिमांड मांग जो है पूरी नहीं करी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये आंदोलन चलता रहते हैं और 20 दिन के बाद बिना किसी सॉल्यूशन के इस आंदोलन को बंद करना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है रेलवे कर्मचारियों को। इसका इनके आंदोलन का कोई फायदा नहीं होता और ये सारी 1974 में मई में शुरू हुआ था और 20 दिन के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाता है। तो ये सारी स्थिति थी। अब हम अगले वीडियो में हम करेंगे कि न्यायपालिका के साथ जो संकट हुआ था, तो वो सारे क्या कैसे हुआ था, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट मिले, हमें ऐसा लगे, मोटिवेशन मिले कि हाँ हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।